हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एसपी पे। मैं हूं आपका बिजनेस टीचर हार्दिक और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 6 जो कि है स्टाफिंग। और हाँ, शुरू करने से पहले बच्चों जो इसके पहले के चैप्टर्स हैं हमारे वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मेंशन कर दिया है, तो इसके पहले देखने पहले बच्चों पहले आप उस वीडियो को देखें ताकि चैप्टर क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों चैप्टर फर्स्ट में हमने पढ़ा था कि मैनेजमेंट क्या होता है। ठीक है, चैप्टर सेकंड में हमने पढ़ा था कि इसके प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। फिर उसके बाद ही हमें स्टार्ट करते हैं कि फंक्शंस क्या होते हैं। उन सभी फंक्शंस में से एक फंक्शन हमारा है स्टाफिंग। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था, हमने पहले प्लानिंग पढ़ा था, जिसमें सारे प्लान बनाते हैं, फिर उस प्लान से रिलेटेड जो हमें चीज़ें चाहिए उसको ऑर्गेनाइज करते हैं। फिर अगला फंक्शन आता है हमारा स्टाफिंग। ये ऐसा फंक्शन है मतलब जिसमें डायरेक्टली हम ह्यूमन रिसोर्स को, जो हमारे लोग हैं, एम्प्लॉयज हैं, उनको ट्रेन करते हैं। इन्वॉल्वमेंट डायरेक्ट इसमें होता है। ठीक है, तो क्या होता है हमारा स्टाफिंग? स्टाफिंग का मतलब होता है इज द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटिंग, सिलेक्टिंग। क्या इन्वॉल्व हो गया इसमें? रिक्रूटमेंट हो गया हमारा, सिलेक्शन हो गया हमारा, ट्रेनिंग एंड डेवलपिंग। हमने एम्प्लॉयज को सिलेक्ट कर लिया, भर्ती कर दिया, उसको ट्रेन किया, उसको डेवलप किया। ठीक है, क्यों? एम्प्लॉय इन एन ऑर्गेनाइजेशन सो दैट द राइट पर्सन इज प्लेस्ड एट राइट जॉब एट राइट टाइम। सही समय पर, सही जगह पर, सही इंसान काम कर रहा हो। ठीक है, तो क्या होता है स्टाफिंग हमारा? स्टाफिंग का मतलब होता है रिक्रूटमेंट। स्टाफिंग का मतलब क्या होता है? रिक्रूटिंग, सिलेक्टिंग, किसको क्या करना है, इनको ट्रेन करना है, डेवलप करना है एम्प्लॉयज को। किस लिए? ताकि हम सही समय पे सही इंसान को सही जगह पे सही काम करवा सकें। ठीक है, तो स्टाफिंग का मतलब क्या हो गया हमारा? रिक्रूटमेंट हो गया, सिलेक्शन हो गया, हम ट्रेन भी कर रहे हैं, डेवलप भी कर रहे हैं एम्प्लॉयज को इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ताकि हमें जब सी नीड हो सही समय पे, सही टाइम पे सही काम करवा सके हम उससे। ठीक है, अब इसके कुछ प्रोसेस भी होते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस भी होती है, तो हम वही पढ़ने वाले हैं। इसके इंपॉर्टेंस क्या हो सकती है स्टाफिंग की? Efficient use of human resource helps in placing the right person at right job, preventing wastage of talent। बच्चों हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि स्टाफिंग का मतलब ही होता है कि सही काम पे सही इंसान को अपॉइंट करके रखना। तो अगर बच्चा काम है, अगर इस इंसान का वीडियो एडिटिंग का, और मैंने उसी इंसान को वहां पे रखा है जो पर्टिकुलर चीज में स्पेशलाइज्ड है, तो ऐसे में क्या होगा? ऐसे में मेरा रिसोर्स का वेस्टेज कम होगा। ठीक है, ऐसे में क्या होगा? ऐसे में मेरा रिसोर्स कम वेस्ट होगा। अगला क्या हो गया? बेटर परफॉर्मेंस। भाई जब उसी इंसान का ही काम है, वीडियो एडिटिंग को मैंने पर्टिकुलर इंसान को अपॉइंट करके रखा है जो वीडियो एडिटिंग में एक्सपर्ट है, तो उसमें क्या होगा? उसकी परफॉर्मेंस और एक्सपीरियंस होगी, उसकी परफॉर्मेंस और एंगेज होगी और अच्छे स्किल्स डेवलप होते रहेंगे। बेटर परफॉर्मेंस, स्किल्ड एंड ट्रेन्ड एम्प्लॉय इंप्रूव द ओवरऑल प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी ऑफ वर्क। अब जब ये सही जगह पे मैंने इंसान को रखा है, वेस्टेज कम हो रहा है रिसोर्स का, इंसान अच्छे और तरीके से काम कर रहा है, तो इसमें क्या हो सकता है? ऐसे में हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो और अच्छे से ग्रो कर रही है। Growth of organization. A competent workforce helps the organization adapt to changes and expand operation. तो ऐसे में क्या होता है बेटा कि जो हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट है, जो डायनामिक है, उसके साथ हम कोप अप कर सकते हैं। क्योंकि हमारे जो एम्प्लॉइज है, जो हमारा इंसान काम कर रहा है, वो मैंने सही जगह पे उसको रखा है काम करने के लिए और सही तरीके से भी वो काम कर रहा है। अगला क्या हो गया हमारे इसमें? एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन एंड मोरल। प्रॉपर स्टाफिंग रिड्यूसेस वर्कलोड, स्ट्रेस, ensures fair opportunities and boost motivation। भाई जब मैंने स्टाफिंग की डेफिनेशन ही क्लियर कर लो बेटा, स्टाफिंग का मतलब ही है कि सही समय पे सही जगह पे सही इंसान को अपॉइंट करना। ठीक है, इंसान का काम था वीडियो एडिटिंग का, तो कुछ भी मान लो, मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, उसका काम था नॉर्मल सा वीडियो एडिटिंग का। तो जब मैंने उसको उसी के स्किल्स के बेसिस पे उसको मैंने इसी जगह पे रखा है कि वीडियो से रिलेटेड जो भी काम होगा वो सारा काम वही करेगा, तो उसके में क्या होगा? उसके पास अपना ही काम होगा, वर्कलोड कम होगा उसके पास, और अपॉर्चुनिटीज को इक्वल मिल रही है। भाई उसके जो स्किल्स हैं उसी के बेसिस पे मैं उसको अपॉर्चुनिटीज दे रहा हूँ, तो ऐसे में क्या होता है? उसका जो मोरल है वो बूस्ट अप हो जाता है और मोटिवेट होकर वो काम करता है अच्छे तरीके से। Reduces labor turnover. When employees are satisfied and well matched to their jobs, they are less likely to leave। अब बेटा मैं कॉमर्स का पढ़ा हुआ हूँ, ठीक है। अब मुझसे कोई कहते कि भाई क्लास 11 12 फिजिक्स पढ़ा दो, तो क्या मैं पढ़ा पाऊंगा? नहीं। क्यों? क्योंकि मेरी स्किल्स ही नहीं है, मैं राइट पर्सन पे राइट जगह पे सही जगह पे सही इंसान को अपॉइंट ही नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगला इंपॉर्टेंस क्या हो गया कि रिड्यूसेस लेबर टर्नओवर। कैसे? अगर मैं एम्प्लॉय को उसकी क्वालिफिकेशंस के अकॉर्डिंग ही उसको रख रहा हूँ काम पे, अगर मैं एम्प्लॉय को उसकी क्वालिफिकेशंस के अकॉर्डिंग ही रख रहा हूँ काम पे, तो ऑब्वियसली वो ऑर्गेनाइजेशन को लीव नहीं करेगा। हेल्प्स इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अदर रिसोर्सेज। Machines, money and materials can only be used effectively when handled by right person। जब मैंने सही इंसान को काम पे रखा है सही जगह पे, तो वो एक्सपर्ट होगा कि उसको किस पर्टिकुलर चीज को कैसे यूज करना है।
ठीक है, मशीन को कैसे यूज करना है और वो कैपिटल को किस लेवल पे यूज कर सकता है, ज्यादा यूज करना है कैपिटल को, कम लेवल यूज करना है, या कोई भी रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। ठीक है, अगली इंपॉर्टेंट चीज आती है हमारा इसका प्रोसेस। याद रखना बच्चों, हमने जितने भी फंक्शंस पढ़े हैं, जितने भी फंक्शन हम पढ़ने वाले हैं, तो इसका जो भी प्रोसेस होता है, प्रोसेस का सिंपल सा मतलब होता है कि सीक्वेंस में लेके चलना है, कोई भी स्टेप ऊपर नीचे नहीं करना है, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें हमारी मेंटेन है, हमें स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो करना है। ठीक है, तो स्टाफिंग में पहला प्रोसेस क्या हो जाता है, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्रूटमेंट, assessing how and what type of employees are needed based on workload analysis, amount of work and workforce analysis, current employees। मतलब हमें पहले लेख के चलना है कि कितने एम्प्लॉयज हमें चाहिए। ठीक है, पहले स्टेप में क्या हो गया हमारा, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, मतलब एस्टिमेट लेके चलना है, हमें असम्पशन लेके चलना है कि हमें आने वाले टाइम में कितने एम्प्लॉयज चाहिए। ठीक है, अब किसी बेसिस पे हो सकता है कि अमाउंट ऑफ वर्क, काम कितना है, और उसके बेसिस पे भी हो सकता है कि हमारे करंट में एम्प्लॉयज कितने हैं। ठीक है, अगला स्टेप क्या हो गया, रिक्रूटमेंट, भर्ती करना, सर्चिंग फॉर पोटेंशियल कैंडिडेट्स एंड एनकरेजिंग देम टू अप्लाई फॉर जॉब्स। रिक्रूटमेंट का मतलब क्या हो गया कि ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट्स और अप्लाई करें इस पर्टिकुलर पोस्ट या वैकेंसी जो भी है। ठीक है, पहले स्टेप में क्या किया कि मैंने एस्टिमेट करके चला कि मुझे कितने एम्प्लॉयज चाहिए। सेकंड में क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग अप्लाई करें। ठीक है, अगला स्टेप क्या हो गया, अगला स्टेप है जो कि हमारा एक नेगेटिव स्टेप है जिसको हम और आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं, वो है सिलेक्शन। ठीक है, अब जितने भी एम्प्लॉयज ने अप्लाई किया था रिक्रूटमेंट में, उन सब में से एक सुटेबल एम्प्लॉयज को चूज करना है। ठीक है, मान लो कि 10,000 लोगों ने अप्लाई किया, अब मुझे क्या करना है, कंपनी ने कहा कि हमें सिर्फ 10 ही लोग अपॉइंट करना है, तो सिलेक्शन में क्या करूंगा, सेलेक्ट करूंगा कि उन 10,000 में से कौन से 10 लोगों को मैं अपॉइंट कर सकता हूँ। ठीक है, सिलेक्शन, चूजिंग द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट फ्रॉम दोज हु अप्लाइड। तो समझ में आया, रिक्रूटमेंट में जितने लोगों ने अप्लाई किया था उन सब में से जो मुझे पर्टिकुलर नंबर चाहिए था, मान लो 10,000 लोगों ने अप्लाई किया रिक्रूटमेंट में। ठीक है, अब कंपनी का कहता रहता था कि हमें सिर्फ 10 ही लोग चाहिए, तो उन 10,000 में से मुझे 10 लोग चाहिए जो जिनको मैं आगे अपॉइंट करने वाला हूँ या जिनको मैं काम पे रखने वाला हूँ। प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, प्लेसमेंट, असाइनिंग द सिलेक्टेड कैंडिडेट टू स्पेसिफिक जॉब। अब बेटा जब मैंने उन 10 लोगों को चूज कर लिया तो उन 10 लोगों का काम क्या है, मैंने उनको प्लेसमेंट में दे दिया। प्लेसमेंट का मतलब क्या है, सीधा सा यहाँ पे काम करना है, वो जगह बता देना है कि आपको यहाँ पर्टिकुलर काम करना है। ठीक है, तो प्लेसमेंट में क्या हो गया, असाइनिंग द सिलेक्टेड कैंडिडेट टू अ स्पेसिफिक जॉब, जो इंसान को मैं सिलेक्ट किया था उसको जॉब के अकॉर्डिंग मैंने रख लिया। ओरिएंटेशन, इंट्रोड्यूसिंग देम टू द ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिसीज एंड कलीग्स। अब जो कंपनी में काम करने वाला है या जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसके टर्म्स पॉलिसीज क्या है, कंडीशंस क्या है और उसके कलीग्स क्या है, सबसे मैंने उसको वाकिफ करा दिया, उसको मैंने इंट्रोड्यूस करवा दिया। अगला है हमारा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, प्रोवाइडिंग स्किल्स एंड नॉलेज टू परफॉर्म द जॉब एफिशिएंटली एंड प्रिपेयर फॉर फ्यूचर रोल्स। अब क्या किया बेटा, मैंने एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, कि ताकि वो आने वाले टाइम पे और स्किल्ड हो जाए और अपने स्किल्स को एनहांस कर लें। और यार अपने बच्चों जितने भी हमारे ये पढ़ा है जो हमने इनके बारे में, उसके प्रोसेस के बारे में जितने भी स्टेप्स थे, इन सब स्टेप्स को हम एक करके डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो फिर से हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसके प्रोसेस को। पहला क्या था हमारा, पहला था हमारा एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, हमने असम्पशन लेके चला कि कितने लोग चाहिए। सेकंड स्टेप में क्या किया रिक्रूटमेंट में, वो ये कि ज्यादा से ज्यादा लोग अप्लाई करें, ज्यादा से ज्यादा लोग अप्लाई करें। अब मान लो लोगों की जो नीड थी मेरी कंपनी को वो थी 10 लोगों की, बट अप्लाई किया 10,000 लोगों ने, तो मैं उन 10,000 लोगों में से 10 लोगों को चूज करूंगा कौन सा कैंडिडेट सुटेबल है मेरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जो कि मेरा आ गया सिलेक्शन में। ठीक है, और जब मैंने उन 10 लोगों को अपॉइंट कर लिया तो मैं उनको बता दूंगा कि काम क्या है किसका। ठीक है, और उनको कंपनी के टर्म्स एंड कंडीशन, पॉलिसीज का, जो भी कलीग्स वगैरह हैं सबसे वाकिफ करा दूंगा, इंट्रोड्यूस करवा दूंगा। लास्ट में हमारा आता है कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, कि अब जो एम्प्लॉयज आए हैं उनको मैं ट्रेन करूंगा, उनको डेवलप करूंगा ताकि वो आने वाले टाइम के लिए कोप अप कर सकें, अपने स्किल्स को एनहांस कर सकें। तो बच्चों अगला स्टेप जो हमारा वो है हमारा परफॉर्मेंस अप्रेजल। मतलब कि मान लो कंपनी टारगेट फिक्स किया था कि कुछ पर्टिकुलर टारगेट है हमारा। ठीक है, अब वो चेक करना है कि क्या उस टारगेट के अकॉर्डिंग हम काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, परफॉर्मेंस अप्रेजल में क्या हो गया कि कंपनी ने कुछ टारगेट सेट किया था, अब हम चेक कर रहे हैं कि क्या कंपनी जो एम्प्लॉइज जो भी है हमारे वो उस टारगेट के अकॉर्डिंग ही काम कर रहे हैं कि नहीं, उस टारगेट से रिलेटेड काम कर रहे हैं कि उस पर्टिकुलर टारगेट को अचीव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और लास्ट में आता है हमारा कंपेंसेशन एंड प्रमोशन। इन केस अगर टारगेट अचीव कर पाते हैं या अच्छे से काम कर लेते हैं तो हम क्या करते हैं, उन्हें कंपेंसेट करते हैं, उनका प्रमोशन करते हैं। गिव फेयर रेम्यूनरेशन, सैलरी इंसेंटिव, बेनिफिट्स एंड अदर अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ। ठीक है, कुछ भी सकता है, बोनस दे दिया या सैलरी में इंक्रीमेंट करवा दिया या अलाउंसेस प्रोवाइड कर दिया एक्स्ट्रा। ठीक है,
तो बच्चों अगला है हमारा एस्पेक्ट्स और कंपोनेंट्स ऑफ स्टाफिंग। हमने स्टाफिंग पढ़ लिया, स्टाफिंग की इंपॉर्टेंस पढ़ ली, उसका प्रोसेस पढ़ लिया। तो अब इस प्रोसेस में जो चीजें आएंगी, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन वगैरह, अब हम उसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और पहला इसमें आता है टॉपिक, वो है हमारा रिक्रूटमेंट। और याद रखना बच्चों, इसके भी दो टाइप्स होते हैं, और इस वीडियो में हम सिर्फ टाइप 1 की बात करेंगे। रिक्रूटमेंट, सर्चिंग फॉर एंड अट्रैक्टिंग पोटेंशियल कैंडिडेट्स टू अप्लाई फॉर जॉब, ठीक है। तो क्या होता है रिक्रूटमेंट? रिक्रूटमेंट का मतलब होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग अप्लाई करें कंपनी में, ठीक है। क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग अप्लाई करें कंपनी में। इसके दो टाइप होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं टाइप की, जो कि है इंटरनल सोर्स। रिक्रूटिंग पीपल फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, इसका मतलब हो गया कि हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही लोगों को रिक्रूट कर रहे हैं, ठीक है। क्या हो गया इसके पहला? इसमें हो गया कि हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही, जो लोग कंपनी के अंदर ऑलरेडी काम कर रहे हैं, हम उनमें से ही रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, ठीक है। इसके दो टाइप हमारे होते हैं, जो कि है प्रमोशन एंड ट्रांसफर। प्रमोशन का मतलब क्या होता है? अपग्रेडिंग एन एम्प्लॉय टू अ हायर पोजीशन। मान लो एम्प्लॉय लो लेवल पे काम कर रहा था, ठीक है। जो उसके कंपनी के ओनर से जो काम उसका अच्छा लगा, तो उन्होंने उसका प्रमोशन कर दिया, मतलब अब वो लो लेवल से मिडिल लेवल पे आ गया है, ठीक है। और हाँ, कभी कभार कंपनी में ये भी हो जाता है कि ये प्रमोशन के साथ ही हमारा ट्रांसफर भी हो जाता है, या कभी कभार नहीं भी होता है। ट्रांसफर में क्या होता है बेटा, वो चीज पढ़ते हैं, शिफ्टिंग एम्प्लॉय फ्रॉम वन जॉब लोकेशन टू अनदर, ठीक है। एम्प्लॉय की एक लोकेशन को फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर शिफ्ट कर देना। एम्प्लॉय को जॉब लोकेशन से एक जॉब लोकेशन से दूसरी जॉब लोकेशन शिफ्ट कर देना। मान लो कि मैं लखनऊ में जॉब कर रहा हूँ, ठीक है। अब मेरा ट्रांसफर हो गया कानपुर में, तो ये हो गया मेरा ट्रांसफर हो गया, एक जगह से मैं दूसरी जगह शिफ्ट हो गया हूँ, ठीक है। प्रमोशन में क्या होता है? प्रमोशन में लेवल चेंज कर देते हैं कि लो लेवल पे था, अब एम्प्लॉय को मिडिल लेवल पे ले आए, या मिडिल लेवल पे एम्प्लॉय था, अब उसको हम अब टॉप लेवल पे ले आए, ठीक है। कभी क्या प्रमोशन में क्या होता है कि प्रमोशन के साथ साथ ट्रांसफर भी हो जाता है कुछ केसेस में, कि लेवल भी चेंज कर दिया और उसकी जगह भी चेंज कर दी, ठीक है। तो इंटरनल रिक्रूटमेंट क्या होता है? रिक्रूटमेंट क्या समझ में आया? रिक्रूटमेंट का मतलब होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग ज्यादा से ज्यादा लोग अप्लाई करें कंपनी में। इसके दो टाइप्स होते हैं हमारे, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल का मतलब क्या होता है कि विद इन द ऑर्गेनाइजेशन हम चूज कर रहे हैं, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन ही हम लोगों को रिक्रूट कर रहे हैं। दो टाइप इसके होते हैं। पहला था हमारा प्रमोशन, जिसमें क्या होता है इंसान का जो लेवल है काम करने का उसको चेंज कर देते हैं, लो लेवल से हाई लेवल पे ले जाते हैं। अगला क्या होता है? ट्रांसफर, एक एम्प्लॉय को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर देना, ठीक है। तो बच्चा आज हम लोग ने क्या पढ़ा वीडियो में? आज हमने पढ़ा स्टाफिंग के बारे में, उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में, उसके प्रोसेस के बारे में, और हमने पढ़ा रिक्रूटमेंट के टाइप 1 के बारे में, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो। इसके जो रिलेटेड टॉपिक जो होंगे, जैसे कि एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट, वो हमारे नेक्स्ट वीडियो कवर अप होगा। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए।